मान्यवर काशीराम से उम्मीदें नहीं थी। मान्यवर काशीराम ने जो आग लगाई थी, जो जो चिंगारी लगाई थी लोगों के दिल में, सत्ता पर विजय प्राप्त करने की और सपने देखने की। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था पहली बार दलित राजनीति को कि भाई तुम सत्ता के करीब पहुंच सकते हो, सत्ता पर काबिज हो सकते हो और तुम अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस देश में बना सकते हो। रोहित जी, जी, रोहित जी, जी। आप अलाउ करें तो रिकॉर्डिंग करूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर लीजिए मैम। थैंक यू। तो जो मान्यवर काशीराम साहब हैं और वो बाबा साहेब की विचारधारा से प्रभावित थे। वो बाबा साहब की जो विचारधारा है वो समानता पर आधारित है। Recording in progress. और समानता पर आधारित उस विचारधारा को आगे ले जाकर काशीराम साहब ने आज़ाद भारत में दलितों के अंदर पहली बार वो आत्मविश्वास पैदा किया, जिसके द्वारा ये पहली बार दलित राजनीति को ये संकेत मिला कि वो सत्ता पर काबिज हो सकती है, अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना सकती है और अगर ना बना पाई तो वो बनाने में और सत्ता के खेल को बिगाड़ने में, सारे समीकरण को तय करने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। तो ये जो विश्वास दिलाने का काम किया काशीराम साहब ने और जो उन्होंने चिंगारी दलित आंदोलन, दलितों के दिल में, दलितों के ज़हन में आत्मविश्वास पैदा किया, उसके लिए हमेशा दलित जो समाज है, वो जो दलित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में दलित था। अभी भी हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप भी अभी भी गाँव में जाते हैं, हमारे बहुत सारे साथी जाते होंगे, अगर वो गाँव में जाकर धरातल पर लोगों से मिलते हैं तो आपको पता पड़ेगा कि जो शोषण है वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो समाज में अभी भी वैसा का वैसा ही विद्यमान है। और जो लोग दलित कहते हैं वो दलित आपको सब देखने को मिल जाएँगे। वो शोषण का शिकार होते हुए वहाँ दिख जाएँगे। शहरों में कुछ स्थिति बदली है क्योंकि यहाँ पर समीकरण अलग प्रकार के होते हैं, तो उस प्रकार का कई बार वो दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग ये मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया और दलित कहना भी बेकार है। दलित नहीं, वास्तविकता यही है कि दलित हैं और वो शोषण का शिकार हैं, बड़े स्तर पर हैं। उनके साथ रात-दिन शोषण होता है और वो आवाज़ उठा भी नहीं पाते, अपनी बात को सामने ला भी नहीं पाते और लड़ाई करनी तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन काशीराम साहब ने पहली बार ये आत्मविश्वास जगाया कि नहीं, आप लड़ सकते हो, आपके अंदर एक ताकत है और उन्होंने सबसे पहले इसका रास्ता दिखाया, राजनीतिक ताकत, कि भाई अगर आप राजनीतिक ताकत को पहचान गए, तो आप मान लीजिए कि आप एक दिन इस देश के शासक बन जाओगे। पहली बार ये आत्मविश्वास उन्होंने दिलाया और ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं और पूरे भारत देश में एक राष्ट्रीय पार्टी जिस पर एक बहुत बड़ा वर्ग आशाएं लगाकर बैठा रहता है, अपना सपोर्ट भी देता है, हर तरीके का सपोर्ट दिया है, अपने जीवन को लोगों ने पूरा का पूरा सब सारी हर मतलब अपने जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, कोई समय दे सकता तो समय दे रहा है, पैसा दे सकता तो पैसा दे रहा है, सपोर्ट दे सकता तो सपोर्ट दे रहा है। हर तरह से पार्टी के लिए, संगठन के लिए लोग जुड़े रहे, काम करते रहे। उन सब की उम्मीदें थी और उम्मीदों का कुछ ना कुछ परिणाम निकलना चाहिए था। लेकिन बड़ा ही ऐसा दिन है कि भाई पूरे देश में एक तरफ़ा एक राष्ट्रीय पार्टी की एक भी सीट हम नहीं देख पा रहे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा दलित समाज, शोषण उसके साथ लगातार हो रहा है, वो लेकिन क्या उसके अंदर चेतना नहीं जागृत हो रही है? क्या वो जवाब नहीं दे सकता है? या वो उस पूरे षड्यंत्र को, उस पूरे खेल को समझ नहीं पा रहा है? या फिर हमारे अंदर संगठन नहीं है? या फिर हमारी जो संगठन है वो इस इतने भागों में, इतने टुकड़ों में बिखरा हुआ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी सत्ता या कोई भी प्रलोभन देके उसको खरीद सकता है, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है और हम लोगों को टुकड़ों में बाँटकर या किसी भी प्रकार से हमारे संगठन को अलग-अलग करके उसका राजनीतिक फ़ायदा वो अपने हित में ले सकता है। या फिर वो परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है जिससे कि हम मजबूर होकर उनकी तरफ खिसक जाएँ। क्योंकि हम जानते हैं कि ना तो कांग्रेस दलित आंदोलन या दलित लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली है, ना समाजवादी पार्टी उठाने वाली है और ना ही जो जो
घोर विरोधी पार्टी है जो संविधान बदलने की बात कर रही थी, जिसके डर से हम खिसक कर दूसरी तरफ चले गए, और उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। वो तो सिर्फ हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम का इस्तेमाल ये भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ी चुनौती जो हमारा आधार था, संविधान बदलने की बात उन्होंने कभी कही नहीं, इसलिए हमें लगा कि यार हम सॉफ्ट तरीका यही होगा कि हम खिसक के उधर पहुंच जाएं और उनको फायदा पहुंचा दें। और हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को सोचा समझा और उन्होंने इस पर लागू किया भी। उसका फायदा आज इंडिया गठबंधन के रूप में आप देख रहे हैं कि उनको यूपी में बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने मतलब दूसरों को तो फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम अपने अपने लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे। हम मान लीजिए हमारा मायावती से विश्वास उठ रहा है, या मायावती से जितनी हमारी उम्मीदें हैं, मायावती उन पर खरा नहीं उतर पा रही है, उनकी व्यक्तिगत मजबूरी हो, राजनीतिक मजबूरी हो, या उनकी कोई भी मजबूरी हो। लेकिन हम जो व्यक्तिगत मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, वो सामाजिक मजबूरियों से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। कि हमें समाज को दिशा देने के लिए हमेशा एक आंदोलन चाहिए, एक राजनीतिक सत्ता या पार्टी चाहिए, और वो सक्रिय रूप में चाहिए। एक समय था, काशीराम की जो पार्टी थी, बीएसपी थी, उसने एक बहुत बेहतरीन काम किया, यूपी में किया, और उसके द्वारा मायावती जी 3 बार भारत के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के समय की स्थिति को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि जो स्थिति है, उस स्थिति में हमारे अंदर चेतना भी है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी पार्टी नहीं बना पा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी को विजय नहीं दिला पा रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। तो बीएसपी से हमारी जो उम्मीदें हैं वो अपनी जगह हैं, उनकी अपनी मजबूरियां अपनी जगह हैं, लेकिन समाज मजबूरियों से नहीं चलता है। समाज को एक हमेशा दिशा देने के लिए हमेशा संगठन और राजनीतिक स्तर पर हमेशा एक सक्रिय कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, या वो संसद में हो या सड़क पे हो, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। और ये बात बाबा साहेब भी जानते थे। वो जानते थे कि राजनीतिक रूप से कई बार वो विफल हुए, लेकिन उनका मुकाबला जिन भी लोगों से था, वो उस समय जानते थे कि इनके खिलाफ खड़े होकर मैं राजनीतिक रूप से नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन उन्होंने सामाजिक आंदोलन को कभी कमजोर नहीं होने दिया, ना ही उनके सामने घुटने टेक कर अपनी आवाज को कभी उन्होंने दबने दिया। दोनों ही बात में बाबा साहेब हमेशा मजबूती से टिके रहे। उनको अपने समाज पे भरोसा था, समाज को उन पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा समाज अभी पढ़ा लिखा नहीं है, जागृत नहीं है, वो धीरे धीरे समझेगा, समय लगेगा। अब ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन अब वापस हम आ जाते हैं कि हमें अपना विश्लेषण करना है कि भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो एक छोटा सा विश्लेषण, कहते हैं ना, बड़ी चीज का जब हम चेक करते हैं किसी चीज को, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमारे को समझ में आता है कि भाई हमारी कमजोरियां कहाँ पर है। तो हम जब राजनीतिक जीवन में उतरते हैं, सामाजिक जीवन में उतरते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिससे हम अगर गहराई से विश्लेषण करें तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारी कमजोरियां यहाँ पर छुपी हुई हैं। अगर हमने इन पे काम नहीं किया तो हम आज भी सरकार नहीं बना पाए, आज भी हमारा संगठन मजबूर है, और आज भी हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, आने वाले समय में भी होता रहेगा। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, उनमें से मैं 2-4 एग्जाम्पल उठाऊंगा जो मुझे लगा कि भाई ये चीज़ है और इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और ऐसे बहुत सारे हैं, अगर हम डेली उन पर चर्चा करें तो बहुत सारे हैं, एक दिन में वो ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए समय के अभाव में मैं 2-4 एग्जाम्पल उठाता हूँ। जैसे अभी हाल फिलहाल में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है भारत में, और जहाँ हम रहते हैं लोकली वहाँ भी मनाई गई। तो हम होता क्या है, अम्बेडकर जयंती एक संदेश होता है कि भाई ये लोग यूनिट हैं, इनके अंदर आज भी अम्बेडकरवाद जिंदा है, ये अपनी बात को, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ताकत आज भी रखते हैं। तो कई बहुत सारे संदेश छोड़ती है अम्बेडकर जयंती, या हम जो भी पर्व मनाते हैं वो समाज में एक सकारात्मक संदेश और हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा दोनों को पैदा करती है। अब सवाल उठता है कि जब हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं तो हमें क्या, हम इतने धनाढ्य नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उसको अपने स्तर पर मना दे, तो हम समाज का सहयोग लेते हैं। जब हम सहयोग लेने जाते हैं तो उस समय समाज का चेक भी होता है। कैसे? हम किसी के घर पे गए, किसी ने अपने सामर्थ्य से 100 रुपये दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, कोई उससे भी ऊपर चला जाता है, कोई कुछ भी नहीं देता, हाथ जोड़ के पानी पिला के घर से भेज देता है कि भैया है तो नहीं, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपकी झांकियों में जरूर आएंगे। वो भी सम्मान होता है। लेकिन एक चीज और होती है
एक चीज़ होती है कि जब आप 10 लोगों में जाओगे तो 5 लोग ऐसे होंगे जो या तो नाक मुँह चढ़ा लेंगे या फिर ये कहेंगे कि भई व बाकी सब तो ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आओगे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ जो आप कर रहे हो, इन चीज़ों के साथ हम नहीं हैं। ये सब चीज़ों के साथ हम नहीं हैं, और ऐसे सुनने को हर किसी को मिल जाता है। 4-5 आदमी ज़रूर मिल जाते हैं। हैं अपने समाज के, अंबेडकर साहब को भी कहीं न कहीं मानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन क्या वजह है कि भई वो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते। तो ये घटना मैंने कई बार जीवन में अनुभव की। अब इस बार अंबेडकर जयंती में भी जब पर्ची कटवाने हम गए तो ये भी मैंने महसूस की। हालाँकि उस बात को मैंने बुरा नहीं माना, फिर उसका कारण मैं ज़रूर सोच रहा था कि भई क्या वजह है कि लोग जो ना इतना ज़्यादा मतलब खिलाफ हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं, और वो आपके साथ चाहकर भी नहीं जुड़ पाते। कोई ना कोई तो वजह रही होगी। बेल बजी है, देखो। वही होगा ना, देखो। जी, जी, सॉरी। तो एक तो ये चीज़ है, तो अच्छा इसी दौरान एक दूसरा वाक्य भी था जिसको मैं दोनों को जोड़ के दिखाता हूँ। मेरा जो अनुभव था उसने दोनों चीज़ों का जवाब दिया। दूसरा अनुभव ये था कि जो हम कार्यक्रम कर रहे थे, जो प्रोग्राम हम कर रहे थे, उसमें हमने कुछ लोगों को बुलाया जो बड़े-बड़े अधिकारी थे। मतलब उच्च स्तर के अधिकारी थे, और समाज में जब वो आते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। जब बाबा साहब ने भी कहा था कि भई अधिकारी बन जाओ तो अपनी गाड़ियों को लेकर उन गाँवों और उन गलियों से ज़रूर निकलना, जहाँ के लोगों को कभी आत्मविश्वास ही नहीं हुआ कि हम भी कुछ जीवन में कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं या बन सकते हैं। उनके बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होगा। तो उस तरीके से अक्सर ये लोग जो ना एक संदेश दे के जाते हैं, एक आत्मविश्वास दे के जाते हैं, और समाज में इनको बुलाया भी जाता है। बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं। ऐसे ही हमने भी 2-4 अधिकारी बुलाए हुए थे। अब हुआ क्या, घटना ये थी कि वो अधिकारी मंच पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि भई आप हर दलित के 2 बच्चों को आप एडॉप्ट कर लो, हर गरीब के बच्चों को आप एडॉप्ट कर लो, उनके लिए आप ये कर दो, वो कर दो। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि क्रांति आज ही पैदा हो जाएगी। आज कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब यहीं से इसी ज़मीन से क्रांति पैदा होने वाली है। इतनी क्रांतिकारी बातें वो कर रहे थे मंच पे खड़े होके। कुछ नहीं हुआ, बस 15-20 मिनट के बाद उनको जब मंच पूरा भाषण और पूरा आयोजन खत्म हो गया, तो उनको भोजन पे बुलाया गया। भोजन के दौरान ही हुआ क्या कि 2-4 गरीब लोग आके उनके बगल में बैठ गए, जो कि उतने सामर्थ्य नहीं थे। देखने में लगता है कि भई हाँ, गरीब है, और उनके बगल में बैठ गए। और जब वो उस कमरे में, बंद कमरे में बैठे हुए थे, तो उनमें से वो व्यक्ति जो मतलब मंच पर इतने बड़े-बड़े भाषण दे रहे थे, उनमें से एक बोलता है कि यार तुमने किन लोगों को यहाँ पे बैठा लिया? देख के तो बैठाया करो कैसे लोगों को बैठा लिया। मतलब ये सुन के मैं पूरी रात सो नहीं पाया। वो लोग जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें मंचों पर आकर कर रहे हैं, और जो समाज के लोग उनके पास आके बैठ रहे हैं कि भाई देखें हम भी कैसे अधिकारी होते हैं, इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट कौन होते हैं, इतने बड़े-बड़े जो बुद्धिजीवी होते हैं वो कैसे होते हैं। वो लोग आके आपके करीब आके आपको टच करके भी देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, उनके बच्चे महसूस करना चाहते हैं, और आप उनसे नाक मुँह बहुत चढ़ा रहे हैं। जहाँ हम बात करते हैं ना इक्वालिटी की, एक्चुअली में जो ना यहाँ हमारे समाज में बहुत सारे छद्म लोग पैदा हो गए, और वो लोग इतना समाज को नुकसान पहुँचाते हैं, इतना नुकसान पहुँचाते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग क्या होते हैं, संदेश देते हैं समाज को। वो आदमी, एक आदमी 10 को बताएगा, क्योंकि उसको पता है यार बस बातें ही करते हैं भाई, बड़ी-बड़ी, काम कभी नहीं आएँगे ये लोग। क्यों नहीं आएँगे? कि इन सब के साथ जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? वो उसी संदेश को 100 लोगों को बताएगा, क्योंकि आपका संपर्क होता होगा 100 लोगों से, लेकिन उसका 1000 से होता है। वो मज़दूर वर्ग से बिलॉन्ग करता है, और वो संदेश को सब में पहुँचाएगा, और ये संदेश वो अपने बच्चों को भी देगा। इस तरह से जो समाज में जुड़ाव है ना, और ये छद्म लोग हैं, समाज के संगठन को नुकसान पहुँचाते हैं। कि कोई बड़ा अधिकारी आपने बुला लिया, मंच पे आके बैठ गया, और हम उसको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दे देते हैं कि उसको ये अभिमान हो जाता है कि मैं तो अपनी फिंगर पे घुमा सकता हूँ। जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, जो बाबा साहेब ने समाज में पैदा किया था कि सबसे पहले आप इक्वल हो, वो समाज के बीच में बैठते थे। जब गांधी जैसे लोग ढोंग कर रहे थे और वो लगातार गोलमेज सम्मेलन में उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, तो बाबा साहेब
उसी समाज के बीच बीच से आते थे और वो उस समाज का पूरा प्रतिनिधित्व करते थे। ये बात गांधी जी भी जानते थे, बाकी लोग भी जानते थे। इसलिए जानते थे कि बाबा साहेब उन लोगों के बीच में बैठते थे। उनकी जो लड़ाई थी, उनकी जो श्रद्धा थी, वो सच्ची थी। हो ये रहा है रोहित, हमारे। सर 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। जी सर थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करें क्योंकि 10:02 हो चुके हैं। प्लीज थोड़ा ब्रीफ में चलें। सर मैं हूँ यहाँ पर, आप चिंता ना करें, सर को बोलने की आजादी दी है। सर सॉरी सर, मैं देख रही हूँ, आप चिंता ना करें, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक ठीक है सर, आपने जो सलाह दी मैं उसका पूरा आदर करता हूँ। बस मैं अपनी बात को इसी एग्जांपल के साथ खत्म कर रहा हूँ। तो मतलब मैं जो ना किताबी बातों में ज्यादा, मैं किताबें मैंने बहुत पढ़ी है सर, ठीक है, लेकिन मैं किताबी बातों में ज्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मैं बिलीव करता हूँ जो जीवन के अनुभव होते हैं। हमें पता है, हम अपने अपने हर समाज में, हर काल में हमें हमें अपने नेता अपने आप तैयार करने होते हैं। हमारे जो समय के प्रश्न होते हैं उनका हल हमें अपने आप ढूंढना होता है। बाबा साहब ने क्या किया, काशीराम साहब ने क्या किया, उससे हम आज का जो दर्शन है उसको तय नहीं कर सकते। आज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो हम लोग हैं। हमें तय करना होगा कि आज की जो समस्या है उसका सही समाधान क्या होगा। और हमें किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है, हमें किसी की भक्ति में नहीं पड़ना है। हमें बस ये देखना है कि समाज का सबसे ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में अच्छे लोगों की, पूरे श्रद्धा रखने वाले लोगों की कमी नहीं है, मतलब कमी है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो पूरी श्रद्धा, लेकिन वो श्रद्धा वाले जो लोग हैं उनका जो कार्य है उसको सबसे ज्यादा आहत जो पहुंचाते हैं वो छद्म पंथी लोग पहुंचाते हैं। ये जो छद्म पंथी है ये समाज का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। और अक्सर ये होता है कि कहते हैं ना, ये जो शतरंज की चाल है इसमें ये छद्म पंथी बाजी मार जाते हैं, यही आगे निकल जाते हैं। कई बार जोड़ तोड़ करके जैसे भी करके ये अपनी बात को आगे पहुंचा देते हैं। और फाइनली ये होता है कि जो समाज के सच्चे पुरोधा होते हैं ना, वो चुनाव भी हार जाते हैं और जो सामाजिक जो जुड़ाव होता है उसमें भी वो पीछे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ये जो छद्म पंथी है ना, ये साठ गांठ करने में बहुत, क्या कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग कर लेते हैं। और ये समाज को नुकसान पहुंचाना है तो उसको भी करा देंगे, किसी से संगठन करना है तो उसको भी कर देंगे, झूठ बोलना होगा तो बोल देंगे। सच्चे लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो कई मायनों में वो धीरे धीरे अपने आप को कमजोर फील करते हैं। लेकिन सच्चे लोगों की कमी नहीं है हमारे समाज में, बहुत सारे सच्चे लोग हैं। लेकिन हमारे समाज को नुकसान जो पहुंचा रहे हैं वो ये छद्म पंथी पहुंचा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत बड़ा नहीं लूंगा, छोटा सा मैं इशारा करूंगा, आप समझ जाना कि जो कोई व्यक्ति अगर हमारा दलित भाई पिट रहा है या वो पीड़ा में है या उसके साथ कोई समस्या है, तो उसको सबसे ज्यादा उम्मीद ये होती है कि यार बाकी तो कोई मेरे को साथ आएगा नहीं, कम से कम मेरे समाज का तो आएगा, कोई तो खड़ा होगा मेरे साथ। सबसे ज्यादा उम्मीद उसको ये होती है। उसे लगता है कि यार मैं उसके समाज के लिए जान भी दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन कम से कम वो समाज मेरे साथ आज खड़ा तो होगा। और सही सही बात यह है कि जब उसको जरूरत होती है ना, हमारे समाज के बहुत सारे लोग खड़े तो, मतलब बहुत सारे खड़े होते हैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोग सर नहीं खड़े होते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं हाथ बढ़ाकर, वो जिन्हें करनी चाहिए, जिनके ऊपर दायित्व बनता है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं होता, संसाधन नहीं होते, ताकत नहीं होती, जिनके पास सत्ता नहीं होती, कई बार वो पहुंच जाते हैं बेशक उनकी मदद करने, लेकिन जो कर सकते हैं, जिन्हें करनी चाहिए, कई बार वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको एक एक चीज पे विश्लेषण करना पड़ेगा कि समाज कमजोर कैसे हो रहा है, समाज के लोग क्यों दूर जा रहे हैं, समाज का विश्वास क्यों कम हो रहा है। और अगर हम छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जो मनोविज्ञान है, दलित मनोविज्ञान है, उसका पूरा का पूरा ग्रंथ तैयार हो जाएगा कि ये हमारे समाज की कमियां हैं। और जब हम उन पे कमी करेंगे, ऐसे छद्म लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकालेंगे, कि कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितने भी पद और प्रतिष्ठा से बैठा हो, अगर वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है, उसको पहचानना भी जरूरी है। और वो काम है बुद्धिजीवी वर्गों का। जो आप लोग यहाँ सब बैठते हैं या हम लोग जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, राजनेता हो, अधिकारी हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, आपको एक एक व्यक्ति पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी, कहीं वो समाज का नुकसान ना कर दे। क्योंकि जिस समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं ना सर, वो समाज बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है।
वो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सीख रहा है, अपनी गलतियों से सीख रहा है। तो हमें ये जरूरी है कि ऐसे लोगों से बचाना है अपने समाज को, ये भी हमारा कर्तव्य है। ऐसे लोग ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर हम इस मामले में कामयाब हो गए तो एक दिन हम सत्ता भी बनाएंगे और सरकार भी बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत विस्तार से अपने विचार रखे। मैं डॉक्टर यूएस